नमस्ते। इंसान ही ऐसा एक प्राणी है जिसको सोचने की क्षमता है और केवल जीने के लिए नहीं सोचता, अच्छा जीने के लिए सोचता है, कोई नया जीने के लिए सोचता है, कोई अभिनवता उसमें आ जाए, कोई सृजन उसमें आ जाए, ऐसा विचार करके इंसान सोचता है और काम करता है। इसके ऊपर हम इस एपिसोड में बात करेंगे। हम मेरे साथ दो साथी है, उनका परिचय आप कर दीजिए। आपका? मैं अपूर्वा। मेरा नाम गणेश। बहुत अच्छा। तो आपने भी कभी सोचा है कि आप क्रिएटिव हो सकते हैं, इनोवेटिव हो सकते हैं? हाँ, सोचा तो है सर। सोचा है तो होना है, ये सोचा है कि कोई क्रिएटिविटी की है आपने? सर, छोटी छोटी चीजों में हमारी क्रिएटिविटी तो रहती ही है। हाँ। जैसे कि अभी हम काम कर रहे हैं तो उसे कोई अलग ढंग से जो प्रोसेस है हाँ, उसके अलग तरीके से भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल इसमें सही। भी अच्छा। क्रिएटिविटी होती है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जिसे करने के लिए हम जो तरीका अपनाते हैं वो भी क्रिएटिव हो सकता है। तो चीज है, कोई काम है, कोई तरीका है, वो अगर हमने अलग तरीके से, अलग प्रकार से किया तो वो क्रिएटिविटी होती है। तो हम आपसे ये अभी हम एक खेल खेलेंगे। हाँ, जैसे बचपन में मैंने बहुत बार खेला है। हमने एक एक व्यक्ति नहीं खेल सकती, बहुत सारे व्यक्ति खेल सकते हैं। तो आपको हमने कागज दिया है, वो कागज पे आप 4 सवाल लिखिए और 4 उत्तर लिखिए उसके। जैसे कि तुम्हारा चहेता व्यक्ति कौन है, तुम्हें कौन सा खाना अच्छा लगता है, तुम्हें खेल कौन सा अच्छा लगता है, कौन से गांव से है, और उसके सही उत्तर लिखना है। हाँ, तो वो लिखो, फिर हम उसका एक खेल खेलेंगे। हाँ, कागज लो, पेन लो और लिखो। आपके चारों सवाल और जवाब हो गए। हाँ, तो एक काम करो, सवाल अलग करो और जवाब अलग करो। तुम सब सवाल तुम्हारे पास रखो, तुम सब जवाब तुम्हारे पास रखो। और एक के ऊपर एक रखने का, जैसे हम ताश खेलते हैं ना, तो ताश में पत्ते कैसे रखते हैं वैसे रखने का। यहां पर भी देख सकते हैं हम कि तुम दोनों ने अलग अलग तरीके से उसको काटा। तुमने पहले सब सवाल अलग कर दिए और सब जवाब अलग कर दिए। अच्छा लगेगा, कैसे आसान होगा, ये हम सोचते हैं। ये हमारी क्रिएटिव थिंकिंग है। ठीक है, अभी सब जवाब तुम्हारे पास रखो, सब सवाल तुम्हारे पास रखो। तो सवाल तुम्हारे पास है, जवाब तुम्हारे पास है। अभी उसको उल्टा करो, लिखना नहीं चाहिए। हाँ, अभी क्या करेंगे अपन खेल, तुम कोई भी सवाल उठाओ। हाँ, तो उठाओ एक सवाल और पढ़ो। मुझे यह खेल खेलना आता है। तुम कोई भी जवाब उठाओ, कोई भी। जिंतूर। जिंतूर? जिंतूर नाम का कोई खेल नहीं। हाँ। अच्छा, तो चलो अभी 3-4 सवाल जवाब ऐसे कर देते, सफल करके बोलो। हाँ। मेरे गांव का नाम क्या है? हाँ,
सातारा। अरे Correct क्या आ गया। करेक्ट है। हाँ, अच्छा ठीक है। अभी और एक। मुझे यह खाने में बहुत आनंद आता है। हाँ देखो जवाब क्या मिल रहा है। आम, ये भी करेक्ट है। ठीक है। और एक, अच्छा, मेरे गांव का नाम क्या है? हाँ फिर से अभी तो ऐसे नहीं आएगा। अभी तो नहीं। देखो देखो। कह रहा हूँ। हाँ तो अभी और एक सवाल लेते हैं, एक दो। मेरा चहेता नेता है। हाँ देखो अभी शायद आ जाएगा ऐसा मुझे लगता है। नरेंद्र मोदी। हाँ तो ऐसे ऐसे हमको कभी हंसी आती है, कभी अच्छा लगता, अरे ऐसे वही जवाब और सवाल एक साथ आ गए, क्योंकि हमारे पास 8 सवाल और 8 जवाब थे। तो 2 सवाल 3 सवाल और जवाब ऐसे आ गए कि जिनका कोई संबंध है। तो अभी बाकी कोई भी सवाल उठाओगे तो संबंध नहीं होता, और हमको ये एक्सीडेंटली हो गया। हाँ, हमने कुछ नहीं किया। तो ऐसे भी होता है कि एक्सीडेंटली अचानक हमें ऐसे कोई हमारे सामने ऐसी घटना घट जाती है कि हमको वो इनोवेशन लगता है, वो कोई अभिनव चीज हमने पैदा की ऐसे लगता है। तो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे जो विज्ञान के शोध है वो एक्सीडेंटली हो गए, एक्सीडेंट हुआ और मालूम पड़ गया। हाँ, हाँ मालूम है ना, कोई शोध बताओ। ग्रेविटी का मतलब जो न्यूटन था ना, वो हाँ। पेड़ के नीचे बैठे थे, तो ऊपर से आम गिरा था, सॉरी सेब एप्पल गिरा गिरा। था, हाँ सेब गिरा था। हाँ तो वहां पे ग्रेविटी का हाँ हाँ ग्रेविटी पता चल गया। तो फिर तुम्हें कोई उदाहरण दे सकते हो? फिलहाल तो नहीं याद आ रहा अच्छा, कोई केमिकल का कलर होता है। है। हाँ। तो ऐसे ही 2 केमिकल इकट्ठा किए तो फिर एकदम अलग से कुछ वहां से एक नया केमिकल तैयार हो गया। वो भी ऐसे एक्सीडेंटली बहुत सारे शोध होते हैं। तो उसके ऊपर मेरा एक कहना है कि एक्सीडेंट हुआ तो हर दफे शोध नहीं लगता, नई खोज नहीं होती। कब होती है? सेब तो हमेशा गिरता हो रहा, लोग भी देखते रहे। तो न्यूटन जब था तभी वो खोज क्यों हो गई गुरुत्वाकर्षण की? क्योंकि उसने उसके बारे में जानना चाहा। उसके बारे में जानना चाहा, उसके बारे में सोचा। तो वो एक्सीडेंट जो है वो देखने वाली एक सोचने वाली व्यक्ति होती है, तब उसकी खोज होती है, तो उसका शोध बनता है। तो ये है उनका एक नया आविष्कार हो गया ना। तो इसीलिए हम हमेशा, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा एक्सीडेंट करते रहे, लेकिन जो भी होता है वो घटना के ऊपर हम अगर चौकस होते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, तब हमको हमारे सोच में कोई नया बदलाव कर सकते हैं। और हमें तो अच्छा लगता है कि कोई नई चीज हमारे साथ में आए, क्योंकि वही हमारा प्रगति का, विकास का लक्षण है। तो हर समय प्रगति और विकास उसे ही कहते हैं कि जो नया नया आविष्कार हमारे सामने आ जाए। तो हमने देखा कि ऐसे खेल खेलने से भी कई कई आविष्कार होते हैं। तो आप इधर उधर देखते रहिए, कोई ना कोई नया आविष्कार आपके जिंदगी में भी आ जाएगा। धन्यवाद। नमस्ते। हम इंसान है और बाकी सारे प्राणियों से हम बिल्कुल अलग है। क्या है अलगता हमारी? जैसे कि एक हम सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया में हमारे सिवा किसी प्राणी के घर में किचन नहीं होता, हम ही केवल पकाकर खाते हैं। दूसरी बात है कि हम ही केवल 2 पैरों पे चलते हैं। ऐसी कई बातें हैं जो इंसान में होती है, प्राणियों में नहीं होती। जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं, बाकी कोई भी प्राणी है
वो कपड़ा नहीं पहनता, सही है कि नहीं? सही है सर हाँ। जी। तो आपको कैसे, आपने कपड़ा कब से पहनना शुरू किया? बचपन से सर। बचपन से। हाँ, जब आपको मालूम भी नहीं था तब से पहनना शुरू किया ना, तो पहना रहे थे आपको। या जो पूर्वज है अपने, जो पूर्वजों में कब शायद कपड़ा पहनना शुरू किया होगा? 1000 साल पहले, 5000 साल पहले, या 100 साल पहले? अश्वयुग था सर। हाँ, उसके बाद जब आधु थोड़ा ताम्र युग, ताम्र युग। लोह युग होता है, हाँ। आधुनिक युग होता है। और आधुनिक युग में तो वस्त्र और मतलब जो सिए गए कपड़े हैं उनका उनकी खोज हुई थी। उसके पहले इंसान जो था वो मतलब प्राणियों की जो चमड़ी होती है वो, या फिर जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनके कपड़े बनाकर वो पहनते थे। तुम्हें लगता है कि कपड़ा पहले ढूंढा गया, फिर कपड़े बन गए, वस्त्र बाद में बन गए? पहले तो कपड़े बन गए, कपड़े बने थे ना पहले। किसने सिलाए? इंसान। तो सुइंग मशीन की खोज किसने की, कब की? हमारे पूर्वजों ने। हाँ। मतलब पहले उनको लोहा मिला, बाद में लोहे से हाँ। उन्होंने तो कितने साल पहले की होगी मशीन की खोज जिससे कपड़ा बनता है? लगभग हाँ, ठीक है, 10-15 साल। 1000 साल पहले। तो मेरे मन में कभी कभी ये सवाल आता है कि कपड़ा कब बना और वस्त्र कब बना? पहले कपड़ा बना या पहले वस्त्र बना? तुमने कह दिया कि पहले वस्त्र बना, क्योंकि जब तक हमें सुई की खोज नहीं होती तब तक कपड़ा नहीं बनता। हाँ, धागे से, धागा है, धागे से धागा तब बनेगा ना जब हम कपास पाएंगे या वूल है वो पाएंगे, तब लगेगा। तो ऐसे जब हम सोचते हैं, क्यों ये खोज की गई होगी कपड़े की? क्योंकि जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तब हम उसकी खोज करने लगते हैं। ये नहीं, अपने पूरे इतिहास में, या इंसानों के इतिहास में क्यों की गई होगी खोज? जैसे मैंने बताया कि केवल इंसान ही है, हम आदमी और औरत ही है जो कपड़ा पहनते हैं, बाकी कोई प्राणी कपड़ा नहीं पहनता। जैसे कि धूप से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, ठंड और बारिश से बचने के लिए। बारिश से बचने के लिए कपड़ा बारिश से बचाता है? कपड़ा नहीं, मुझे तो लगता है रेनकोट बचाता है। छाते की खोज बारिश से बचने के लिए। तो लेकिन ऐसे बोलते हैं ना, क्यों तुम्हें शर्म नहीं है, कपड़ा नहीं पहनते? बोलते हैं ना बड़े बच्चों को। क्या अभी बच्चा हो गया, शर्म नहीं आती? तो ऐसा नहीं है कि शर्म ना आने के लिए कपड़ा पहने। वो भी है। और आजकल कपड़े की फैशन भी बन चुकी है। मतलब लोग क्या करते हैं, नए नए कपड़े, जैसे कि अभी पीछे एक सलमान खान की एड आई थी, उसमें वो फटे वाले कपड़े पहन रहा था। अच्छा। तो वही अभी ट्रेंडिंग में चल रहे थे ना, तो उस हिसाब से ट्रेंड के लिए भी कपड़े इस्तेमाल करते हैं। तो कपड़ा हमें किस लिए मिला? फैशन करने के लिए नहीं, पहले तो उसकी जरूरत थी इसलिए हमें मिला। उसके बाद उसमें क्रिएटिविटी आ गई, इसके हिसाब से उसमें बहुत सारे चेंजेस होने लगे और अभी मतलब नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। तो अभी फटी हुई जीन पहनना ये अमीर होने की निशानी है ना? पहले बोलते थे गरीब है इसलिए फटे हुए कपड़े पहनते, अभी फटे हुए कपड़े पहनना ये फैशन हो गया। हाँ, तो हमने ये देखा कि कपड़ा पहनने की जरूरत पड़ी। क्यों जरूरत पड़ी कपड़ा पहनने की आदमी को, इंसान को? बाकी प्राणियों को क्यों नहीं पड़ी जरूरत? जैसे कि हमारी चमड़ी जो होती है ना, वो नरम होती है, और पंछियों की या जानवरों की चमड़ी पर बाल रहते हैं उजाले। हाँ, इंसान के चमड़ी पर बाल नहीं रहते पूरे, इसलिए
तो ऐसा भी, क्योंकि एक डेसमंड मॉरिस करके एक लेखक है, उसमें उन्होंने एक किताब लिखी है। उस किताब का नाम है द नेकेड एप। एप बोलते हैं ना, जो इंसान, ये गोरिल्ला वगैरह जो प्राणी होते हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स, उनको एप बोलते हैं। तो अगर हम गोरिल्ला देखेंगे या तो फिर कोई और बंदर है, क्या नाम, उरांग उटांग देखेंगे, या तो फिर अफ्रीका में कोई कोई कौन सा बंदर है ना, वो बहुत, उसके शरीर पे बाल होते हैं, गोरिल्ला है, तो उनके शरीर पे बाल होते हैं, हमारे शरीर पे नहीं होते इतने। जिनके बाल उनके शरीर पे होते हैं उतने नहीं होते, तो इसलिए उसने नेकेड एप ऐसे नाम दिया। और हम नेकेड एप है इसलिए हमने कपड़ा पहनना शुरू किया, क्योंकि वो हमारी जरूरत पड़ी, हो गई, नीड हो गई। फिर भी मेरा एक सवाल है कि हाथी है, हाथी के शरीर पे तो इतने बाल नहीं है, तो हाथी ने कपड़ा क्यों नहीं पहना? हाथी की चमड़ी जो है वो सख्त रहती है, इंसान की चमड़ी। अच्छा, तो और भी प्राणी है जिनकी चमड़ी इतनी सख्त नहीं है, ऐसे कोई प्राणी है? हाँ, और गाय, हाँ जैसे कि, हाँ, तो उन्होंने कपड़ा क्यों नहीं पहना? उनकी भी चमड़ी सख्त है ना सर, इसलिए। हाँ, तो और भी प्राणी है जिनकी चमड़ी एकदम पतली है, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केवल चमड़ी सख्त है, मोटी है, यही कारण नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है दूसरा, कि हमारा दिमाग है। हाँ, हमारा दिमाग चलता है और हमारे दिमाग से हम वो कुछ खोज कर सकते हैं नई नई, इसलिए हमारे जीवन में, इंसान के जीवन में ये शोध हो गया, ऐसा मुझे लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है? जैसे, और हमारी बुद्धि अगर नहीं होती इतनी, तो ये इतने सारे खोज हो सकते थे, शोध, इनोवेशन नहीं हो सकते थे ना। जैसे कि कोई प्राणी घोंसला बनाती है, चिड़िया, तो चिड़िया का घोंसला आपने देखा? कोई पंछी का घोंसला देखा? तो 1000 साल पहले किस ढंग से घोंसला बनाया होगा उसने, किस प्रकार का घोंसला होगा, उसका आकार कैसे होगा, वो किस चीज से बनाया हुआ होगा? पहले तो जो झाड़ की बारीक बारीक जो फांदियां रहती है, तो 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले जो मटेरियल उसने इकट्ठा किया, जो मटेरियल का प्रयोग किया, वही मटेरियल का प्रयोग आज कर रही चिड़िया अलग अलग। लेकिन हमने क्या किया, हमने कैसे बनाए घर? घर में क्या फर्क हो गया? हम पहले कहाँ रहते थे? पहले हम जंगलों में रहते थे, वहाँ पे बाम्बू या फिर कुछ पत्ते वगैरह होंगे बड़े, उससे घर बनाते थे। अभी जो घर है हमारे, वो सीमेंट। उसके बाद कौन से हो गए घर? उसके बाद हमारे मिट्टी के घर हो गए। मिट्टी के घर हो गए। उसके बाद हम जो पत्थर है उसके घर बनाने लगे। उसके बाद हम उसमें कुछ तो क्रिएटिविटी लाके हमने मतलब जो धातु थे उनकी हमारे यहाँ के खोज हुई। उसके बाद हमने सीमेंट कंक्रीट लाया, उसके घर बनाने लगे। कांच है, हाँ, तो ऐसे सारे मटेरियल उसमें है, क्योंकि हमारे बुद्धि में, हमारे दिमाग में वो मटेरियल ऐसे, उससे हम ऐसे बनाते हैं, उसके चेंज करते हैं उसको, कि हम उसके घर बांधने में उसको उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीज है जो हमें अन्य प्राणियों से अलग कर देती है। इसको कहेंगे हम कि इनोवेशन, इसे कहेंगे हम कि हम अभिनव सृजनात्मक रूप से काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्ते। हम यहाँ बात कर रहे हैं इनोवेशन की, हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रिएशन की। हम यहाँ तक आ गए और इससे आगे भी जाएंगे क्रिएशन और इनोवेशन के साथ। सृजनात्मक काम और अभिनव काम ये करके हम आगे जा सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए हमें जो चीजें हमारे साथ है वो चीजों में कोई परिवर्तन करना पड़ेगा। वो परिवर्तन करने से केवल चीजें ही नहीं, हम जो इंसान में और एक अलग चीज है जिसे संस्कृति कहते हैं, जिसमें कहानियां भी होती है, जिसमें एक पीढ़ी से दर पीढ़ी दूसरे पीढ़ी तक वो कहानियां आगे जाती है। कभी कभी इन कहानियों में भी ट्विस्ट होता है, कहानियां बदल भी दी जाती है, लेकिन उससे एक कल्चर, एक संस्कृति बनती है। और वो संस्कृति बनने में कभी कभी इनोवेशन का या क्रिएशन का हम सहारा लेते हैं और फिर अलग ढंग से हमारी संस्कृति को एक नया कोण देते हैं। तो हम इसके बारे में जरा बात करेंगे कि ऐसे संस्कृति को, क्योंकि हमने चीजों के बारे में बहुत सुनते हैं कि इनोवेशन से चीजें बनी, कोई हमारे उपयोग की थी, अभी उपयोग खत्म हो गया उसका, या तो फिर नए उपयोग के लिए वो बन गई। लेकिन ऐसे हमें जब हम पीछे हमारे इतिहास की तरफ देखते हैं तब भी हमें लगता है कि जो क्रिएशन है, जो संस्कृति से आई हुआ बदल है, परिवर्तन है, संस्कृति के बारे में क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो प्रागतिकी है, या तो फिर उससे आगे ही बढ़ा, या कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे बढ़ते हैं, कभी पीछे जाते हैं उससे, क्योंकि वो उसमें भाषाएं होती है और भाषा में कहानियां होती है। तो हम कहानी को लेकर या इस विषय के बारे में बात करेंगे। जैसे एक मैं थोड़ा सा कहानी बताता हूँ कि बच्चों के लिए स्कूल में ये कहा गया कि कल एक कहानी लिख के ला जाओ, और वो कहानी ऐसी फनी होनी चाहिए। तो फिर एक बच्चे ने कहानी लिख के लाया था, उसने कहानी पढ़ना शुरू किया कि मैं रेलवे लाइन से जा रहा था, कोई नहीं था इधर उधर, फिर सामने से गाड़ी आ गई रेलवे, और गाड़ी ने आवाज दी जोर से, तो मैं बाजू में आ गया, फिर गाड़ी चली गई। तो टीचर ने कहा इसमें तो कोई फनी चीज नहीं है ना, कोई ऐसे मजा नहीं आ रहा है सुनने में, ठीक मजा करो, ऐसा अच्छा लिख के लाओ, जाओ जल्दी। तो दूसरी दिन वो आ गया, फिर वो बोला कि लाया कि नहीं? हाँ बोला लाया। तो क्या लिखा है? तो उसने कहा कि मैं रेलवे लाइन के ऊपर जा रहा था, आजू बाजू में कोई नहीं था, सामने से गाड़ी आ गई, फिर मैंने आवाज की तो गाड़ी दूसरे पटरी से निकल गई। तो ऐसे कही, लेकिन हंसी आ जाती है ना, हमें अच्छा लगता है तो हम ऐसे बताते जाते हैं। ये तो हंसी मजाक की बात हुई, लेकिन कल्चरल में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ठीक है हम हंसी मजाक के साथ कर लेते हैं। तुम्हारे पास कोई ऐसी कहानी है जो सुनी है और जिसमें हम कहानी में ट्विस्ट ला सकते हैं, कि वो सुनने के बाद हमको लगता है अरे हाँ ये हमने क्रिएट किया, ये हमने सृजन किया शब्दों से। कौन बताएगा? तुम बताओगे या तुम? मैं बताता हूँ सर पहले। हाँ ठीक है। मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, उसमें एक कछुआ और एक खरगोश की थी। हाँ। उनकी दोनों की रेस लगती है ना, तो रेस से खरगोश और कछुआ, तो पहले कछुआ धीमे धीमे सामने बढ़ता है और खरगोश जो है वो तेजी से सामने दौड़ता है। तो खरगोश जैसा जैसा सामने जाता है वैसा उसको कैरेट दिखते, मतलब गाजर दिखते। हाँ। तो वो वहां खाने रुक जाता है, खाकर वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे उसको कछुआ नहीं दिखता, तो वो वहीं पे सो जाता है खाकर पेड़ के नीचे। और वैसे ही धीमे धीमे जो कछुआ सामने जाता है और कछुआ रेस जीत जाता है। हाँ। और फिर खरगोश उठकर देखता है तो सामने कछुआ निकल चुका रहता है और रेस जीत जाता है, वो हार जाता है खरगोश। और खरगोश जो खरगोश हार जाता है तो उसको पश्चाताप होता है कि अरे यार मैं तो खाकर सो गया और ये मेरे से कितना धीमा चल रहा था, और वो जीत गया। सही है।
क्योंकि उसको एक तात्पर्य भी निकलता है हम्म। कि जो काम करना है वो पूरा करके ही सोना, काम हाँ। करने के बीच नहीं सोना। हाँ, तो तुम्हारी कहानी क्या है? कहानी में ट्विस्ट होना चाहिए तुम्हारी ये कहानी में, तो वो ट्विस्ट क्या दे सकते हो तुम? ट्विस्ट तो जो जैसा आपने अभी बोला कि पहले पूरा जो काम दिए वो काम कर कर बाद में जो करना है वो हाँ, कर। नहीं नहीं नहीं, तो कहानी में कोई परिवर्तन करके ऐसे बताओ कि हमको एकदम फनी होगा वो कहानी, मजा आ जाएगा सुनने में। अरे अच्छा, तुम्हें कोई कहानी याद है? हाँ, मैंने एक बचपन में कहानी सुनी थी, दादी अम्मा और जो कद्दू होता है उसकी। तो वो दादी अम्मा जो होती है उसे उसके बेटी के घर जाना होता है, और बेटी के घर जाने का रास्ता जंगल से होकर जाता है। और गांव में एक अफवाह फैली हुई होती है कि अभी जंगल में जो बाघ है वो अभी उसे वो शिकार के लिए निकला हुआ है। तो वो दादी अम्मा जो होती है वो बहुत डर जाती है कि वो अगर मुझे खा लेगा तो मैं मेरी बेटी के घर कैसे जाऊंगी। तो वो इसके लिए वो सोचती है कि जाऊंगी मैं घर और फिर वापस आऊंगी लड़की के घर, अभी जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए वो जाती है, रास्ते में उसे वो जो बाघ होता है वो मिल जाता है, और वो उसे बोलता है कि मैं अभी तुम्हें खा जाऊंगा। तो वो उसे बोलती है कि देखो मैं कितनी बूढ़ी हूँ, मैं कितनी पतली हूँ, अभी मैं मेरे बेटी के घर जाती हूँ और वहां पे खाकर मोटी हो जाती हूँ, तंदुरुस्त हो जाती हूँ, और फिर आती हूँ, तब तुम मुझे खा लेना, तब तुम्हें अच्छा अच्छा स्वादिष्ट मांस भी मिल जाएगा। तो वो बोलता है ठीक है बुढ़िया, मुझे ये जो तूने वचन दिया है वो पूरा कर लेना। तो वो उससे वो बात करके वो अपनी बेटी के घर जाती है और फिर वापस ही नहीं आती है। तो ये कहानी में ट्विस्ट हो गया ना, क्योंकि हमको आगे की कहानी मालूम है कि उसमें वो कद्दू में बैठती है वगैरह वगैरह। तो इसी प्रकार से वो क्रिएशन ही हो गया, क्रिएटिविटी हम दिखा सकते हैं। तुम्हारी कहानी में भी क्या क्रिएटिविटी हो सकती है, क्या परिवर्तन हो सकता है उसमें? जैसे कि तुम्हारी कहानी में खरगोश हारता है और कछुआ जीतता है, तो हम उल्टी कर देंगे उसको कहानी, कछुआ हारता है और खरगोश जीतता है। तो वो बनाने में, वो कहानी बनाने में हमें पहले वाली कहानी में क्या परिवर्तन करना पड़ेगा ये हमको देखना पड़ता है, उसके हम क्रिएटिविटी कह सकते। तो एक चीज हमारे, एक सीड है हमारे पास ये कहानी का, नया नया खोजना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन शुरू हमको क्रिएटिव होने के लिए हमें इस तरीके से प्रयोग कर दे है। तो उसमें परिवर्तन क्या, कहानी में ट्विस्ट आ गया तो बहुत अच्छा लगता है, हंसते भी है लोग, खुशी भी होती है। तो क्रिएटिविटी एकदम से नहीं आती, उसमें हमें अभ्यास करना पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास ऐसे हम भाषा के साथ करेंगे, कहानियों के साथ करेंगे। फिर हम अभी तो कोई पत्र वगैरह नहीं लिखता ना, कागज पे नहीं लिखता, व्हाट्सएप पे तो लिखता है। हाँ। अभी व्हाट्सएप पे पत्र लिखना तो चाहिए ना, नहीं तो इमोजी भेज देते। अच्छा ठीक है, इमोजी भेजना है तो भेजो, लेकिन तुम्हारे इमोजी तैयार करो। हाँ, तो ये क्रिएटिविटी होगा, ये हमारा दिमाग चलेगा। अगर हमारा दिमाग नहीं चलेगा कि हम एक मशीन ही हो जाएंगे, दिमाग चलना चाहिए। तो ये जो सोच है हमारे दिमाग चलाने की, उसके लिए कार्य भी करना पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा और दिमाग चलाना पड़ेगा, नहीं तो हम पीछे पड़ जाएंगे और हम किसी के पीछे चले जाएंगे और फिर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इंसान को चाहिए कि वो आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
तरबूज। गांव के बाहर एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली थी। पेड़ों से घिरे इस हवेली में एक बड़ी लेकिन जीर्ण पानी की घाटी थी। इस घाटी में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े एक साथ रहते थे। वो घाटी मानो उनका अपना घर था, लेकिन बरसात में उन्हें कुछ सावधानी बरतनी पड़ती थी। घाटी में पानी जमा ना हो पाए, इसलिए वे सब इस बात पर खूब ध्यान रखते थे कि घाटी के तल का छेद साफ और खुला रहे। जमा होने वाला पानी बहने दिया तो ही वे सब वहाँ सुरक्षित रह सकते थे। इस बात का उन्हें एहसास था। यदि किसी दिन उस छेद में कचरा अटक जाए और घाटी में पानी जमा हो जाए तो सबको जल समाधि मिलना तय था। इसलिए तल के छेद में कुछ अटक ना जाए, इसकी सावधानी बरती जाती थी। ये जिम्मेदारी लाल रंग के कीट बीटल ने स्वीकारी थी। बीटल आंख में तेल डालकर अपना काम पूरी ईमानदारी से निभाता था। एक दिन अचानक घाटी के कीटों की दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट आया। घाटी के तल के छेद पर एक बड़ी भारी चीज जोरदार धमाके के साथ गिरी और वो छेद बंद हो गया। गोल मटोल, इतना प्रचंड और भारी ऐसा क्या गिरा, ये देखने की जल्द ही सभी को हुई। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? यहाँ तो तरबूज गिर पड़ा है, बीटल ने कहा। अब वो तरबूज वहाँ से हटाकर छेद को खुला करने की जिम्मेदारी बीटल की थी। बीटल ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वो उस तरबूज को रत्ती भर भी हिला नहीं सका। संकट के एहसास से अस्वस्थ हुए बीटल ने अब अपने सभी रिश्तेदारों को बुलाकर तरबूज को हटाने का खूब प्रयास किया, लेकिन तरबूज जैसे का तैसा था, वो तो जरा भी नहीं हिला। इसके बाद घाटी के बाकी बलवान और होशियार कीट आगे बढ़े। उन्होंने अपनी सारी ताकत एक साथ लगाकर उसे हिलाने का हर प्रयास कर देखा, लेकिन नहीं, तरबूज बिल्कुल हिल न पाया। बहुत प्रयास करने पर भी उस तरबूज को हिलाने में सबके सब पूरी तरह से असफल रहे। घाटी के कीटों में अस्वस्थता बढ़ रही थी। माहौल बड़ा ही तनाव से भरा होने लगा था। इतने में एक छोटी चींटी वहाँ आई और अपने नाजुक आवाज में सबसे कहने लगी, मैं ये तरबूज ले जाऊं? सब देखते रह गए। फिर सब चींटी की बात का मजाक उड़ाकर उस पर हंसने लगे, लेकिन चींटी फौरन वहाँ से सीधे अपने घर गई। जल्द ही वापस आई, लेकिन अकेले नहीं, वो साथ में अपना पूरा परिवार ले आई थी। हजारों की संख्या में आई सारी चींटियां बेहद अनुशासित तरीके से एक के पीछे एक इस प्रकार आ रही थी। उनमें से पहली चींटी जब तरबूज के पास पहुंची, तब उसने अपने मुंह से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ा और वो घूम के फिर से अनुशासित तरीके में वापस जाने लगी। इस प्रकार से एक एक करते हुए हर चींटी तरबूज का एक टुकड़ा ले जाने लगी। हर चींटी जो छोटा सा टुकड़ा ले जा रही थी, उससे क्या चमत्कार हो रहा था, ये जल्द ही सबको नजर आने लगा। कुछ ही समय में ऐसा हुआ कि अब घाटी में रहे तरबूज का एक भी कण बाकी नहीं रहा था। वहाँ मौजूद सभी को ये ध्यान में आ गया कि एक साथ काम करने से कोई भी कठिनाई, भले पहले कितनी भी विशाल लगे या कठिन लगे, सरलता से अपने मार्ग से हटाई जा सकती है। साथ ही कठिन समय से निकलने के लिए बल के साथ साथ युगत का भी महत्व होता है। इस घटना के बाद वहाँ के किसी के लिए भी कोई भी संकट नहीं रहा था। कोई भी काम ज्यादा या कम महत्वपूर्ण नहीं होता। टीम लीडर ने उनके मैनेजर के साथ मीटिंग का आयोजन किया था। ये उनकी ग्राहकों के सामने जाने से पूर्व की बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी। शेखर ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत कड़ी मेहनत की थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसके मैनेजर ने अक्सर उसके बारे में कहा था कि वो अच्छा काम कर रहा है।
उसके हाथ के नीचे काम करने वाले 10 लोगों की टीम थी और उसने अपनी टीम को इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया था। आज की मीटिंग में मैनेजर के सामने प्रस्तुतिकरण पेश करते हुए शेखर को एहसास हुआ कि प्रस्तुतिकरण को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए उसमें सुधार लाया जा सकता था, लेकिन ये करने के लिए उसके पूरी टीम को दफ्तर में ज्यादा देर तक काम करने की आवश्यकता होगी। उसने मैनेजर को ये बात बताई। मैनेजर ने कहा कि ये काफी काम होगा और टीम को काफी देर के लिए रुकना होगा। साथ ही मैनेजर ने ये भी याद दिलाया कि टीम में कुछ लड़कियां हैं और देर रात तक रुकना ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चिंता की बात हो सकती थी। लेकिन शेखर ने निश्चय कर लिया था। उसने मैनेजर को बदलावों को मंजूरी देने के लिए कहा और उसे पूरा करने का काम शेखर और उसकी टीम पर छोड़ने को कहा। मैनेजर ने अपने कंधे झाड़े और उसे समय और टीम के सदस्यों की उपलब्धता पर ध्यान देने के लिए कहा। शेखर ने पहले ही टीम को उसके लिए दफ्तर में रुकने का संदेश भेजा था और जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, वो उसके क्यूबिकल की तरफ दौड़ा जहां टीम के सदस्य उसका इंतजार कर रहे थे। वे शेखर के जोश और उसकी छोटी से छोटी चीज के लिए रही लगन से प्रभावित और उत्साहित थे। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वे बेहतर काम करने के लिए अपनी हर कोशिश करेंगे। जब उन्होंने काम शुरू किया, शेखर ने उनके भोजन का प्रबंध किया और साथ ही व्यवस्थापक को उनकी टीम की यातायात का प्रबंध करने के लिए भी कहा, क्योंकि उन्हें देर होने वाली थी। उसने हर छोटी सी बात पर ध्यान दिया और किसी चीज को अनदेखा नहीं किया। अपनी अपेक्षा के अनुसार काम खत्म होने तक सचमुच देर हो चुकी थी। उन्होंने अंतिम काम मैनेजर को मेल के जरिए भेजा और वे निकल गए। आमतौर पर शेखर उसकी दुपहिया गाड़ी 2 व्हीलर पर जाता, लेकिन आज उसने लड़कियों के साथ मोटर में उन्हें घर छोड़ा। आगे जाने से पहले उनके घर के दिए जलाए जाने तक वो रुका। अगले दिन मैनेजर काम से बहुत ही प्रभावित हुआ। शेखर ने उसकी टीम के साथ किस प्रकार से ये नियोजन किया, उन चीजों की चर्चा वे कर रहे थे। शेखर ने गर्व से उन्हें सभी छोटे से छोटे चीजों के बारे में बताया। उसने बताया कि कैसे उसने लड़कियों को घर छोड़ा और उसके बाद ही उसका दिन खत्म हुआ। मैनेजर ने कहा, तुम टीम के किसी दूसरे सदस्य को उन्हें छोड़ने के लिए कह सकते थे, तुमने खुद ये क्यों किया? शेखर ने कहा, एक तो सब थक गए थे और मेरे लिए हर काम बराबर का महत्व रखता है सर। जैसे उन्होंने प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए घड़ी नहीं देखी, वैसे ही उनकी सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैंने केवल मेरा काम किया सर। मैनेजर जानते थे कि शेखर का भविष्य बहुत ही उज्जवल था। Using stationery of the office. Paper is a natural resource. No one has any right to waste it. Office stationery does not come free, even if you did not pay for it personally. Be smart and use the blank side of the paper for rough work.
पूजा और वैभव, आपने मुझे अभी बताया कि आपको बहुत सारी चीज़ों की हॉबी है, तो वैभव आपको किस चीज़ की हॉबी है? मुझे एफएम पे गाने सुनना अच्छा लगता है। ओके, और आप पूजा? मैम मुझे डिज़ाइन बनाना अच्छा लगता है, उसमें मैं रंगोली बहुत अच्छी निकाल सकती हूँ। रंगोली अच्छी करती हो, वेरी नाइस। वैभव आप क्या करते हो, गाना सुनना अच्छा लगता है तो? बस सुनता रहता हूँ कभी मुझे टाइम मिला तो। ओके। पूजा आप क्या करते हो, आपको अच्छा लगता है तो? मैम मुझे जब फ्री टाइम मिलता है ना तो फिर मुझे वो पसंद है, ड्राइंग निकालना या आप फिर बता सकते हो मुझे कैसे रंगोली आप निकालते हो? श्योर मैम, बता सकती बताइए। हूँ। जब तक पूजा रंगोली अपनी पूरी कर रही है, वैभव आपको ऐसे लगता है कि अभी कभी आप खुद गाने का ट्राई करो ऐसे? वैसे गाना गाने का तो मैं ट्राई नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभी गुनगुनाता रहता हूँ। अच्छा। सुनते सुनते। ओके। जब हम कोई भी चीज खुद करते हैं ना, तो हम लोग को उसका अप्रिसिएशन ज्यादा होने लगता है। जैसे उस आर्टिस्ट जो गायक है, उनकी आवाज का टेक्सचर मेरे आवाज में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वो आर्टिस्ट है उसके सुरों में जो एक नजाकत है वो लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आप अपना जो गाने के प्रैक्टिस से आप दूसरों का गाना भी ज्यादा अप्रिसिएट कर सकते हो, है ना? तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। यस मैम। हाँ पूजा, ये क्या बनाया आपने? ऐसे मैम रंगोली होती है। रंगोली बनाते हो आप ऐसे, वेरी नाइस, बहुत सुंदर बनाया। जैसे प्रकृति में हम लोग अलग अलग शेप्स देखते रहते हैं, अलग अलग चीजें देखते रहते हैं, उसको थोड़ा सा ट्वीक करने के बाद हम लोग के रंगोली के आकार बन सकते हैं, हम लोग के वॉलपेपर्स के आकार बन सकते हैं। आप अगर पीछे देखो तो कोई शेप्स से भी बहुत सुंदर ऐसे कॉम्पोजिशन बन सकता है ना? तो जरूर आप उसका भी प्रैक्टिस कर लीजिए। श्योर मैम। एक सुंदर बनाते हैं आप। अभी सीख रहे हो आप शायद? हाँ अभी सीख रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्ट है उसमें। तो हम लोग ने क्या देखा कि जैसे सिर्फ हॉबी होना मतलब मुझे कुछ सुनना, ऐसे पैसिव मोड में जाके मैं सिर्फ सुन सकती हूँ, सिर्फ देख सकती हूँ, ऐसे नहीं होता। आपको खुद उसमें डाइव करना चाहिए, आपको खुद उसमें एक्टिविटी करनी चाहिए, आपको खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हम लोग अप्रिसिएट करें। अब नेक्स्ट इसमें मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे आजू बाजू कौन कौन से तरह के आर्ट्स देखते हैं। अभी आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस में आप लोग को कुछ आर्ट रिलेटेड आर्टिस्टिक कुछ दिखता है? ऑफिस के बाहर जो मतलब डोर पे जो डिजाइन है वो भी एक तरह का आर्ट ही है, जो किसी ने डिजाइन किया है। ऑफिस में अंदर आने के बाद बहुत सारी जगहों पे कुछ मैसेजेस लिखे हुए अच्छी तरह से, अच्छे कोट से। वो भी शायद आर्ट ही है। कोट अगर ऐसे ही हाथ से लिखे होते तो देखते थे क्या आप? नहीं, वो कोट्स के साथ कुछ डिजाइन भी है जो वो कोट्स को रिलेवेंट करती है। और कोट्स का फॉन्ट वगैरह भी बहुत सुंदर चूज किया है। उसको पेस्ट करने की पोजीशन भी उन्होंने सीलिंग के नजदीक रखी है और बड़े साइज में, ताकि लोग आए तो एक अच्छा इंप्रेशन हो। और उसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। ओके। और पूजा आपको कुछ याद है? यस, ऑफिस में जब आते हैं ना तब वो पैंट्री जो है ना, वहाँ पे जो कुछ मतलब कि जो कुछ पिक्चर्स लगाए उससे वो अट्रैक्ट होता है, या फिर अंदर जाते समझ में आता है कि यहाँ पे पेंट्री है, या फिर ऑफिस में जब आते हैं तब कुछ थॉट लिखे हुए होते हैं, तो फिर मतलब कि उस पर जब नजर जाते हैं ना तब पता लगता है कि यार कुछ तो अच्छा है, या फिर वो भी आर्ट ही है ना कि हमें समझ आता है, या फिर मतलब कि ऐसा होता कि वहाँ पे कुछ तो लिखा है लेकिन वो समझ नहीं आ रहा है, कुछ फॉन्ट अलग सा यूज किया है, या फिर जो बनाने वाला है वो भी आर्टिस्ट ही हुआ है ना, कि मतलब कि उनका फॉन्ट जो है वो बड़ा बनाया है या फिर कलर में बनाया है, कुछ सोच समझ के बनाया है उन्होंने, ऐसे ही नहीं बनाया। उसके आगे एक थोड़ा सा एक चित्र डाला है या उसके आगे कि उसके रिलेटेड है, मतलब कि ज्यादा तो उसको थोड़ा अटेंशन दिया। हाँ, कैप्चर होता है कि वो कुछ तो है, मतलब कि वो जो बनाने वाला है वो ऐसे आते जाते कुछ नहीं किया, उसमें डीप थिंकिंग करके कुछ बनाया है। यस, ओके। सो अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो भी एक आर्ट ही है। करेक्ट। जैसे कोई जो टी ब्रेक के समय जो मैसेज भेजते हैं
कभी कभी वहाँ पे कुछ ऐसा डिजाइन भी बेचते हो, कहाँ कभी कभी कोट्स बेचते हैं, कभी कुछ सुंदर songs, मैसेज होता है, कोई हाँ। सॉन्ग होता है। तो वो भी एक आर्ट में ही आता है। ओके, और कोई आर्ट फॉर्म्स आपको पता है जो हम लोग आते जाते देखते हैं, ऑफिस में देखते हैं? जैसे आपने मुझे अभी एक प्रेजेंटेशन दिखाया। साइकिल चलाना भी मैम आर्ट से हो गया। साइकिल चलाना आर्ट है या एक्सरसाइज है? उसमें आप आर्ट का कैसे है कि आप जो रेगुलरली करते रहते हो, जो प्रैक्टिस से करते रहते हो, उसके ऊपर कुछ टॉप अप करना, मतलब आर्ट। मतलब मैं सीधे ऑफिस से घर साइकिल चलाते गई, उसमें आर्ट नहीं आया, लेकिन मैंने कल सोचा कि नहीं, मैं मेरी बाइसिकल को कुछ छोटी सी घंटी लगाऊंगी और उसमें म्यूजिक बजता रहेगा, और मैं ऐसा कुछ रोड लूंगी जिससे कोई पैटर्न आएगा, जिससे कोई ताल बनेगी, तो वो हुई आर्ट। वही सेम चीज अलग ढंग से किया तो वो आर्ट हो सकता है। करेक्ट। और कौन से आर्ट फॉर्म्स आपको, फिल्म इंडस्ट्री पता है, कौन कौन से आर्ट फॉर्म्स वहाँ पे है? वहाँ पे वीडियो शूटिंग है। वीडियो शूटिंग है, और फिल्मों में क्या क्या आर्ट है? एक्टिंग है। एक्टिंग है, और जो म्यूजिशियन होते हैं, म्यूजिक है, हाँ, और मिमिक्री करते हैं, मिमिक्री है, और जो एक्टिंग है, जैसे कला कथन जो लिखते हैं, राइटर, कथा लिखते हैं, राइटर, और कविता लिखते हैं, गाने लिखने वाले, गाने, पोएट्री लिखते हैं, जो सादर करने वाले हैं वही एक्टिंग करते हैं, और वहाँ पे और ये सारी चीजें तो लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, जिसे यस होते हुए भी अप्रिशिएट उतना नहीं किया जाता। ऐसी कौन सी आर्ट्स है फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं भी और? उसका एडिटिंग हो सकता है, जो वीडियो एडिट एडिटिंग करते हैं, वेरी नाइस, उसका वेरी नाइस, कोई करेक्ट। आगे नाम नहीं आता शायद, नाम तो आता है लेकिन हम पढ़ते नहीं उसको, पढ़ते उतना नहीं। ग्लैमर नहीं है। हाँ, और ऐसे कौन से नॉन ग्लैमर ऐसे कौन से प्रोफेशंस है जो आर्टिस्ट है? मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप के बिना आपने कोई एक्ट्रेस को देखा है कभी? मेकअप कितना जरूरी है। म्यूजिक एडिटिंग, जैसे आपने वीडियो एडिटिंग बोला, वैसे म्यूजिक का एडिटिंग। और उसे हम क्या कह सकते हैं, जो शूटिंग के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, वो भी सेटअप क्रिएट करने वाले, आर्ट डायरेक्टर, वो भी हो सकते वो होते हैं। और जो ड्रेसेस डिजाइन करते हैं वो, हाँ, वो भी फैशन डिजाइनर। और ये तो सब पूरा भंडार है फिल्म इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोग इसमें काम करते हैं। और याद है कोई? फिलहाल तो नहीं याद आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। और हमारे ऑफिस के रिलेटेड कोई आर्ट है? ऑफिस की बिल्डिंग बनाते हैं, जो इंटीरियर डिजाइनर बिल्डिंग का पूरा डिजाइन बनाते हैं, तो इंटीरियर डिजाइनिंग ही आर्ट है। उसके बाद जो ये सब डेकोरेशन जो करते हैं वो, कलर्स जो डिसाइड करते हैं वो, है ना, साउंड प्रूफिंग किया जाता है वो, है ना, बहुत सारे आर्ट है। आप ऐसी क्या चीजें करते हो जिससे ऑफिस के एनवायरनमेंट में आर्टिस्टिक एनवायरनमेंट बना रहे? आप कुछ करते हो? आप कभी रिसेप्शन में बैठे हो? हाँ बोलिए ना, फ्रंट डेस्क। हाँ, डेस्क। अच्छा, आपके डेस्क पे, हाँ, डेस्क पे जो हमें बोर्ड दिया है ना, उस पे ड्राइंग करके दिखाना, या फिर हमारा जो काम है वो प्रेजेंट करना वहाँ पे, वो भी एक आर्ट ही है। हाँ, गुड। लोगों के लिए कुछ किया है? लोगों को अच्छा लगे उसके लिए कुछ किया है? कुछ एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं हम, जैसे कि टी ब्रेक में योगा, अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज लाइक जुम्बा, जो लोगों को पसंद आता है और लोग फ्रेश भी होते हैं। और ईमेल, हम जब ईमेल भेजते हैं लोगों को, तब कभी कभी हम ईमेल में कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें राइट करते हैं, कभी कभी हम उसमें कोट्स भेजते हैं, कभी कुछ पोएम भेजते हैं, तो वो जो रीडर है हमारा सामने वाला, उसे पढ़ने को अच्छा लगता है वो। बराबर है,
कभी कभी एक सिंपल सा मैसेज भी इतना सुंदर लिखा जाता है कि आपको लगता है वाह, इसके लिए मेरा दिन बन गया। ऐसे भी हो सकता है। मैंने आपको कभी मेरे बॉस की स्टोरी बताई है। एक दिन मैं बहुत लेट हो रही थी ऑफिस के लिए, बहुत जल्दी जल्दी में थी, बहुत सारा टेंशन था मेरे दिमाग में। तो मैंने अपने गाड़ी शुरू करने से पहले उनको भेज दिया कि मेरे को लेट हो रहा है, सॉरी, 10 मिनट के बाद मैं पहुंचूंगी। तो उन्होंने इतना सुंदर मैसेज मुझे वापस भेजा, डोंट हरी डोंट वरी। कितना म्यूजिकल और सुंदर मैसेज है। मेरे पूरा टेंशन चला गया। एक मैसेज भी कितनी बड़ी ये बदल सकता है। तो ये है आर्ट। यस। तो आर्ट अप्रिशिएट करते रहो, आर्ट देखते रहो, ढूंढते रहो। एक कभी चीज कोई आप देखोगे तो उसके पीछे क्या प्रोसेस की होगी, उसके पीछे क्या सोच होगी, उसके पीछे क्या टेक्निक होगी। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, बड़ी सी पेंटिंग होती है जिसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट कुछ शेप्स, कुछ ऐसे छिड़कना, कलर छिड़के हुए रहते हैं, और लोग बोलते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, और आप बोलते हैं अच्छा मेरे को नहीं अच्छा लगता एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, मुझे कुछ समझता नहीं है। कभी आपने ये सोचा है कि ये ऐसे कलर छिड़कने के लिए उन्होंने क्या सोचा होगा, उनकी भूमिका क्या रहेगी उसमें, उन्होंने क्या टेक्निक यूज किया होगा, ये कलर्स कौन से होंगे, ये शेप कैसा क्रिएट किया होगा। हर एक चीज बनाते समय उसके पीछे जो बनाता है उसकी कोई भूमिका होती है, उसका कोई विचार होता है, जो हम नॉर्मल लोग देखते नहीं है। वो उस चीज के पीछे, वो चीज के भीतर जाकर उसमें उसका डीप में जाकर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। हाँ, तो हम जब किसी चीज का डीप में विचार करते हैं तो उस पे विचार विनिमय करते हैं, वो कैसे बनाया होगा, किस तरह बनाया होगा, किस विचार से बनाया होगा, तो हमें उस आर्ट का, उस चीज का बहुत अच्छी तरह से हमें समझ आ सकता है। और उसके लिए बहुत सारा मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है। आर्ट कैसे अप्रिशिएट करते हैं, कौन कौन से आर्टिस्ट आज तक हुए हैं, हर एक आर्टिस्ट का कितना अलग अलग योगदान है इस फील्ड में। हाँ, ऐसे बहुत सारा वीडियोस, बहुत सारे वेब पेजेस, वेबसाइट्स अवेलेबल है, तो आप ज़रूर उनको देखना। बहुत सारे ऑनलाइन म्यूजियम्स अभी अवेलेबल है, आप वर्चुअल टूर कर सकते हो म्यूजियम की, देख सकते हो कि कैसे कैसे आर्ट इवॉल्व हुआ है। बहुत सारे गूगल आर्ट प्रोजेक्ट में आपको कोई भी देश के कोई भी आर्ट फॉर्म ढूंढना बहुत इजी हो गया है, आप देख सकते हो और उसको अप्रिशिएट कर सकते हो। तो आर्ट देखते रहो, आर्ट अप्रिशिएट करते रहो और आर्ट खुद बनाते रहो। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू आर्ट अप्रिशिएशन के बारे में बताने के लिए। थैंक यू।